मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या देख चुके हैं। हम थर्मोडायनामिक्स सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, हमने सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक ओपन सिस्टम होता है जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ। एक क्लोज सिस्टम होता है जो केवल एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जो ना तो मास को एक्सचेंज कर सकता है ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसे हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखे। अब जब कभी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो एनर्जी जो एक्सचेंज होती है उससे रिलेटेड हमको 3 पैरामीटर देखना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे हीट की, इंटरनल एनर्जी की और वर्क डन की, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में पैरामीटर आता है हीट। सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर आता है हीट। अब पहले हम हीट को अगर समझना चाहे तो कोई अगर बॉडी है और उसको हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है तो क्या होगा। डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा टी। ओके, अगर उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, अगर हम लेटेंट हीट की बात नहीं करें तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर मास और इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर को हमने प्रोडक्ट में लिया है। क्यों? क्योंकि अगर हमने मास को बढ़ाया तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 1 लीटर वाटर लिया है और एक 10 लीटर वाटर लिया है, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया है। तो जो 1 लीटर वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और जो 10 लीटर वाटर है उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने मास और डेल्टा टी का प्रोडक्ट किया है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा और एस जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इस एस को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। वैसे हमने ये कॉन्सेप्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देखा था, पर यहाँ पर भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आगे बनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर एस जो है उसको हम डिफाइन करेंगे एस इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। ओके, और यहाँ पर m का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया, 1 यूनिटी। ओके, 1 यूनिट मतलब कि या तो केजी या फिर ग्राम में, तो 1 यूनिट हमने पुट किया। और डेल्टा टी का वैल्यू हमने 1 केल्विन पुट किया, मतलब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट 1 है तो s का वैल्यू जो होगा वो डेल्टा क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट जो है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट given to the system of unity mass to raise the temperature by 1 Kelvin, है ना। ये वो सिस्टम, वो हीट है जो किसी सिस्टम को, किसी बॉडी को हम देते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाता है अगर उसका मास 1 यूनिटी है। ओके, उसका मास 1 केजी है, 1 ग्राम है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, हम बात करते हैं वाटर की। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं 1000 कैलोरी। ठीक है, डेफिनेटली 1 ग्राम वाटर है तो उसको 1 कैलोरी हीट देना है, और 1 केजी वाटर है तो 10 कैलोरी, सॉरी 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन। और अगर इसे हम जूल में कन्वर्ट करें तो 4200, क्योंकि हमको पता है जूल इक्विवेलेंट की 1 कैलोरी इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ओके, तो यहाँ पर 42 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। ये है हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ऐसे इस टीम का स्पेसिफिक हीट हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं आइस का स्पेसिफिक हीट जो 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हीट देखा, इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट भी हम कह सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई बॉडी जिसका मास m है उसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई गैसियस सिस्टम है और उसमें गैस फील्ड है और मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल जो है उसके n प्रेजेंट है, क्योंकि गैस का मेजरमेंट उसके मास का मेजरमेंट के बजाय अगर हम नंबर ऑफ मोल का मेजरमेंट करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हम n नंबर ऑफ मोल को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं? एन सी डेल्टा टी। और यहाँ पर c जो है उसको हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट। तो अगर हमारे पास वहीं कोई गैसियस सिस्टम है तो वहाँ ग्राम स्पेसिफिक हीट काम नहीं करेगा, वहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट काम करेगा। ठीक है, और अगर हमको C को डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। ओके, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। और N का वैल्यू अगर हमने 1 मोल किया, N का वैल्यू कितना कर दिया 1 मोल, और डेल्टा T का वैल्यू कितना कर दिया 1 केल्विन। ठीक है, 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई गैस है जिसमें n नंबर ऑफ मोल है पर हमने नंबर ऑफ मोल 1 कर दिए हैं और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया, तो हमने C इज इक्वल टू डेल्टा Q हमारे पास मिलेगा। तो हम यहाँ पर C को डिफाइन कर सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पर गैसीय सिस्टम में हम कुछ स्पेशल कंडीशन ले सकते हैं, जैसे कि पहला कंडीशन हम ले सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होगी उसको हम लिखेंगे CV। ओके, क्या लिखेंगे CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड, अगर हमारे पास में एट कांस्टेंट प्रेशर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वहां पर हम लिखेंगे CP। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम देखें तो वहां हम लिखेंगे CP। क्या लिखेंगे CP। ठीक है, तो हमारे पास CV होता है, हमारे पास CP होता है, हमारे पास में कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी होता है, कांस्टेंट हीट पर भी होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से इस स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर किसी सिस्टम को हीट दिया है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे NC डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी होगा, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी होगा। तो आज हमने यहाँ पर क्या देखा, इस अभी तक के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि हीट को कैसे मेजर करेंगे, हीट का मेजरमेंट हम किसी गैसीय सिस्टम के लिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इंटरनल एनर्जी का, और इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देख चुके हैं। यहाँ पर अगर हम किसी गैसीय सिस्टम की इंटरनल एनर्जी देखें और यहाँ पर हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं F/2 nRT। ठीक है, और अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखें तो डेल्टा U जो है वो है F/2 nR डेल्टा T। ये हम देख चुके हैं। हम यहाँ पर इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी भी देख चुके हैं। हमने देखा था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए N/2 nRT एनर्जी होता है, और उसी से हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिराइव किया। यहाँ पर हम इस F/2 R को, है ना, F/2 R को लिख सकते हैं CV, और इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कहेंगे, जो हमने अभी हाल देखा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अब हमारे पास डेल्टा U का फार्मूला हुआ NC डेल्टा T, NCV डेल्टा T। क्या होगा, NCV डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पर आप इस डेल्टा U को गामा के टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम F की बात करें, है ना, अगर हम गामा की बात करें तो गामा का वैल्यू हमारे पास में होता है 1 + F 1 + 2/F। ये हमारे पास गामा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर F का वैल्यू अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं गामा -1 इज इक्वल टू 2/F, और F इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो यहाँ पर हम डेल्टा U के लिए एक फार्मूला लिख सकते हैं NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा -1। तो अगर आपके पास में गामा का मतलब क्या है, गामा का मतलब है CP/CV। ठीक है, किसी पर्टिकुलर गैस, जैसे मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, डायटोमिक गैस की बात करें, ट्राइटोमिक गैस की बात करें, ट्राइटोमिक में लीनियर या फिर नॉन लीनियर रिजिड मॉलिक्यूल की बात करें, या फिर हम नॉन रिजिड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ पर हर एक के लिए गामा अलग अलग होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है, और उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी
अलग अलग तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला आया, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के 3 फार्मूले हमने देखे, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, एक सीवी के टर्म में और एक गामा के टर्म में, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे? इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये किस पर डिपेंड करेगा? केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा टी जो है वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, पूरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम उसे नेगेटिव कहेंगे, डेल्टा यू क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। और डेल्टा टी इक्वल टू अगर 0 है, मतलब कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां पर डेल्टा यू भी क्या होगा? 0 होगा। ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां पर देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये फर्स्ट वाला केस हमने इंक्रीमेंट का देखा। ठीक है, हमने देखा इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। सेकेंड वाला केस हमने देखा डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर। ओके, सेकेंड केस हमने क्या देखा? डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर। और थर्ड केस हमने देखा कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड केस क्या देखा? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा यू मतलब देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। वो क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो इंटरनल एनर्जी कम होगा। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये इंटरनल एनर्जी क्यों है। इंटरनल एनर्जी का जब हमने डेरिवेशन देखा था उसमें केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी हमने कंसिडर की थी, पर यहाँ पर जितनी भी अंदर इंटरनल एनर्जी है वो सब हम काउंट करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी टाइप का एनर्जी हो जो स्टोर हो गया है। तो यहाँ पर हीट जो है वो या तो सप्लाई होगा या रिजेक्ट होगा, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस। तो हीट और वर्क डन एक अलग टाइप के सिस्टम है, पर इंटरनल एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है सिस्टम में। क्या होती है? स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो अब हम बात करेंगे वर्क डन की, और वर्क डन को समझने के लिए हम एक कंटेनर लेंगे। मान लेते हैं हमने एक कंटेनर लिया है ना, और उस कंटेनर में कोई गैस फील है ना। हमने एक कंटेनर ले लिया, ये एक हमने कंटेनर लिया है ना, और उस कंटेनर को हमने पैक किया है एक पिस्टन से, जो मूवेबल पिस्टन है, जो इजीली मूव कर सकता है। ओके, और यहाँ पर हमने इसमें गैस फिल किया। डेफिनेटली ये गैस जो है इस कंटेनर पे क्या अप्लाई करेगी? ये गैस इस कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करेगी। यहाँ से प्रेशर लग रहा है। ओके, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या लिख सकते हैं? अगर हम फोर्स की बात करें कि कितना फोर्स लग रहा है, तो उसे हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि यहाँ पर तो क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर प्रेशर P, ये गैस जो है वो प्रेशर P लगा रहा है, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स जो होगा वो होगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पिस्टन का हम काउंट करेंगे। और इस फोर्स के कारण, इस प्रेशर के कारण अगर ये पिस्टन मान लेते हैं आगे शिफ्ट हुआ डेल्टा एक्स अमाउंट, कितना? डेल्टा एक्स अमाउंट। तो अगर हम वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन बाय गैस, अगर हम वर्क डन की बात करेंगे कि गैस ने कितना वर्क किया, तो W इज इक्वल टू होगा
W इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ पर W इज इक्वल टू फोर्स को आप लिख सकते हैं P इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल्टा एक्स, और इस A इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू डेल्टा एक्स को आप लिख सकते हैं डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा A हमारे पास में आता है, ठीक है। और ये है वर्क डन बाय केस, क्या है, वर्क डन बाय केस, ओके। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो, तो अगर हमारे पास, इसको दो तरीके से हम समझेंगे। अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करें, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। पर अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, फॉर वेरिएबल प्रेशर, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमको पता है कि यहाँ पर अगर प्रेशर वेरिएबल है और फंक्शन वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको अब वर्क डन फाइंड करना है, तो हम प्रेशर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ओके। तो हमारे पास में वेरिएबल प्रेशर के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी गैसेस होती है जिसका प्रेशर वेरिएबल होता है, जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करें, तो ये ऐसी प्रोसेस है जिनका प्रेशर जो है वो वेरिएबल होता है, और वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो ही आप डायरेक्ट डेल्टा V का मल्टीप्लाई करके वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अब इस वर्क डन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है, ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ओके, डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब एक ही फाइनल पोजीशन पर अलग अलग पाथ से पहुंचाया गया तो वर्क डन अलग अलग होगा, ओके, पाथ पर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पर हमको लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम। अगर इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम डेल्टा V जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब वर्क डन बाय गेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखना है। और डेल्टा V जो है अगर नेगेटिव होगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन बाय गेस नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय गेस नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब वर्क डन पर गेस हुआ, गेस पर वर्क डन हुआ, ठीक है। अगर डेल्टा V इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी की बात की तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पर वर्क डन जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय गेस पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय गेस नेगेटिव, और देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आता है कि अगर हम किसी फंक्शन को, अगर हम फंक्शन को प्लॉट करें, तो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी ग्राफ। अगर हमारे पास पीवी ग्राफ है, ओके, अगर हमारे पास पीवी ग्राफ है, मतलब कि हमने एक एक्सिस पे पोटेंशियल लिया है, एक एक्सिस पे प्रेशर लिया है और दूसरी एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है। वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है, और यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें, मान लेते कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें ये समझना है कि अगर प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ का एरिया हम फाइंड करें तो हमको वर्क डन मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, पीवी ग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम इसे V1 से V2 तक का वॉल्यूम एक्सिस के साथ में एरिया फाइंड करें, तो दिस एरिया इक्वल टू वर्क डन, ये एरिया किसके बराबर होता है,
वर्क डन के बराबर होता है बिटवीन V1 टू V2। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी ग्राफ जो आपको नोट डाउन करना है। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा, इस लेक्चर में हमने किन कॉन्सेप्ट की बात की। जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस, जब आप किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारे पास में तीन पैरामीटर होते हैं, हीट होता है, इंटरनल एनर्जी होता है और वर्क डन होता है। अगर हम हीट की बात करें तो उसके लिए हमने फार्मूला देखा NC डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो NCP डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो NCV डेल्टा टी। ठीक है, या कोई भी प्रोसेस हो तो फिर NC डेल्टा टी। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसके लिए हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, NCV डेल्टा टी। किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के लिए हम अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज देखें तो वो होता है NCV डेल्टा टी, और वहाँ पर डेल्टा टी जो है उस पर ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। मतलब कि वॉल्यूम अगर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। ऐसे ही हमने यहाँ पर वर्क डन की बात की, और वर्क डन केवल और केवल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का मल्टीप्लाई करें तो हमको वर्क डन का पता चलता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, और वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो वर्क डन जीरो।